चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने छोड़ दिया था एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आपके सामने हेडिंग डाल लेता हूँ। हमारी हेडिंग आ जाती है एनालिसिस। ये हेडिंग हम डाल लेते हैं एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, ये हेडिंग हमने डाल ली है। अब एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। देखिए, एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई ऑर्बिटल एनालिसिस। क्या देखेंगे? ऑर्बिटल ऑर्बिटल एनालिसिस देखेंगे। ऑर्बिटल एनालिसिस, ठीक है। अभी जो ऑर्बिटल एनालिसिस होती है ना, ये पूरी की पूरी मैथमेटिकल होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिकल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। किसके लिए? ऑर्बिटल्स के लिए। ऑर्बिटल की मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे वो देखेंगे भाई स्टेरिक एनालिसिस। स्टेरिक एनालिसिस, ठीक है। यानी कि स्टेरिक बेसिस पे उसकी स्टेबिलिटी या उसका जो भी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्टेरिक के रिगार्डिंग, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी नहीं, बाद में बात करेंगे उस चीज़ में, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग एनर्जेटिक एनर्जेटिक एनालिसिस की, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब ये एनर्जेटिक एनालिसिस क्या होती है, या अगर अपन इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कंसेप्ट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ ऑर्बिटल एनालिसिस होता क्या है। तो हेडिंग डालेंगे ऑर्बिटल एनालिसिस की। ऑर्बिटल एनालिसिस की हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, ठीक है। अभी ऑर्बिटल एनालिसिस होता क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दो ऑर्बिटल को लेता हूँ। मेरे पास में ये है एस ऑर्बिटल और मेरे पास में ये है पी ऑर्बिटल। और इन दोनों को जब मैं आपस में ऐड करता हूँ या इन दोनों को आपस में मिक्स करता हूँ, इन दोनों की मैं जब आपस में मिक्सिंग करूँगा, इसका इसमें और इसके जो कैरेक्टर हैं इसमें, जब मैं इनको आपस में मिक्स करता हूँ, शेयरिंग करता हूँ इनके कैरेक्टर्स की, तो मेरे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आते हैं। ये हो गए मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास में निकल के आए, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसके अंदर आप बताइए कि परसेंटेज कैरेक्टर कितने हैं। और इसमें जो परसेंटेज कैरेक्टर हैं, ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास में बना है, इसमें परसेंटेज और परसेंट पी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसके अंदर भी परसेंटेज कैरेक्टर्स और परसेंट पी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों के अंदर, इन दोनों में परसेंट एस कैरेक्टर इक्वल हैं दोनों के, यानी कि दोनों के जो परसेंटेज कैरेक्टर हैं अगर वो इक्वल हैं, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट बोथ आर आइडेंटिकल। देखिए, हमने इसके पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि आइडेंटिकल क्या है और नॉन आइडेंटिकल क्या है। इसके बारे में मैं आपको पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों में परसेंटेज कैरेक्टर जो हैं वो दोनों इक्वलेंट नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है परसेंटेज कैरेक्टर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बोथ आर नॉन आइडेंटिकल। दोनों कैसे हो सकते हैं? दोनों नॉन आइडेंटिकल हो सकते हैं, या मैं इसको एक और नाम दे सकता हूँ कि ये फ्रैक्शनल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये फ्रैक्शनल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के बेसिस पे हम कुछ नोट्स बनाते हैं और इसी नोट के आधार पे हम देखेंगे कि हमारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग आगे जाके सॉल्व कर पाएंगे कि परसेंटेज कैरेक्टर और परसेंट पी कैरेक्टर किसी भी ऑर्बिटल में कैसे होंगे या उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोट 1 डालना है। आप लिखेंगे नोट 1, ठीक है। अभी जो नोट 1 है ये हमसे क्या कहता है वो थोड़ा सा आप समझिए। मान लीजिए किसी भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि परसेंट एस प्लस परसेंट पी प्लस परसेंट डी
प्लस परसेंट एफ का सम कितना होगा, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि इसमें इसका सम 100% होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एफ को मैं इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, इफ़ एफ इज़ नॉट इन्वॉल्व, अगर एफ को मैं इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, अगर एफ को मैं इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आना चाहिए कि परसेंट एस का कैरेक्टर प्लस परसेंट पी कैरेक्टर प्लस परसेंट डी कैरेक्टर मेरे लिए कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर इसके अंदर मैंने डी को भी इन्वॉल्व नहीं किया, परसेंट डी को भी इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, तो मेरे पास परसेंट एस कैरेक्टर प्लस परसेंट पी कैरेक्टर किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 100% के इक्वलेंट हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसमें एस परसेंट भी जो है वो हटा दीजिए, आप ऐसे कुछ ऑर्बिटल्स ले लीजिए जैसे कि पी डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग परसेंट पी कैरेक्टर प्लस परसेंट डी कैरेक्टर को क्या बोल देंगे, 100% बोल देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर हम लोग परसेंटेज बेसिस पे बात कर ही रहे हैं, तो आप परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे कि परसेंट एस कैरेक्टर प्लस परसेंट पी कैरेक्टर किसके इक्वलेंट होता है, 100% के इक्वलेंट होता है। लेकिन अगर इसी को मैं फ्रैक्शनल वैल्यू में देखने की कोशिश करूँ, तो एस प्लस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे लिए 1 के इक्वलेंट हो जाएगी। अब आपको यही चीज़ को ध्यान में रखना है, और मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देता हूँ और इसका नाम देता हूँ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसी के आगे हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक समझ में आया है तो नोट 2 डालेंगे, और नोट 2 के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं वो भी आप थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। ये नोट 2 हो गया मेरे लिए। नोट 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि एस और पी से मिलके बना हुआ है। कोई भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आप ले लीजिए, मैं यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लेता हूँ, ये जो मिलके बना हुआ है एस और पी से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें एक ऐसी टर्म आती है हाइब्रिडाइजेशन में, एक ऐसी टर्म है हमारे लिए जिसको हम लोग बोल सकते हैं आयोटा इज इक्वल्स टू पी बाय एस, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन का, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। आयोटा इज इक्वल्स टू पी बाय एस। अब ये जो आई होता है, यानी कि जो आयोटा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आयोटा हमारे पास में होता है, आयोटा को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। इसको या तो फिर आप एक और नाम से बोल सकते हैं मिक्सिंग इंडेक्स। किस नाम से, मिक्सिंग इंडेक्स भी आप लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, या तो फिर आप इसको डायरेक्शनल इंडेक्स भी कह सकते हैं। डायरेक्शनल इंडेक्स भी आप इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस थर्ड इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल एस और पी के जुड़ने से बन रहा है, तो यहाँ पे आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं पी बाय एस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन पे ध्यान रखना है, इन्हीं इक्वेशन के बेसिस पे हम जो है आगे क्वेश्चंस को डिराइव कर पाएंगे। नोट नंबर 3 देखिएगा। नोट नंबर 3 हमसे कहता है कि मान लीजिए कि कोई भी सेंट्रल एटम है जो कि बॉन्डेड है सराउंडिंग एटम से। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी आप एटम ले लीजिए, कोई भी एक सेंट्रल एटम लीजिए, लेट से ए आपने लिया है, और वो सराउंडेड है एटम बी और दूसरा भी एटम बी, यानी कि सिमिलर एलिमेंट से जो है ये बॉन्डेड है, और इसके बीच में ये जो एंगल आ रहा है आप उसको नाम दे दीजिए थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऑर्बिटल एनालिसिस रिलेशन देखने को मिलेगा। ऑर्बिटल एनालिसिस रिलेशन देखने को मिलेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑर्बिटल एनालिसिस रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। अभी ऑर्बिटल एनालिसिस रिलेशन हमसे क्या कहता है, ये कहता है रिलेशन, ये जो रिलेशन होता है ये बॉन्ड एंगल थीटा और हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स का रिलेशन होता है। तो आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है, ये होता है रिलेशन इन बिटवीन बॉन्ड एंगल, जैसे हम लोग थीटा कह रहे हैं, एंड हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ये किसका,
बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स का रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसको आप बस इतना सा समझिए कि ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं कह सकता हूँ कॉस थीटा। इस एंगल को, ये जो एंगल है मेरे पास में, इस एंगल को मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा। और कॉस थीटा किसके इक्वलेंट कर दूंगा मैं, इज इक्वल्स टू -1 आयोटा के इक्वलेंट इसको मैं रख दूंगा, जिसको मैं नाम दूंगा फोर्थ इक्वेशन। ये मेरे लिए फोर्थ इक्वेशन बन गई है। अब देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं, सिंस आयोटा किसके इक्वलेंट होता है, पी बाय एस के इक्वलेंट होता है, जो कि हमने ऊपर थर्ड इक्वेशन में देखा था। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -s/p। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्बिटल एनालिसिस जो है वो कम्प्लीटली मैथमेटिकल बेस्ड पे रहता है। इस पे आप लोग ये बता सकते हैं कि परसेंटेज कैरेक्टर, परसेंट पी कैरेक्टर किसी भी ऑर्बिटल में कितना है, यानी कि किसी भी एक एटम में जो बॉन्ड बन रहे हैं उनकी ओवरलैपिंग में हम लोग देखेंगे कि दूसरे बॉन्ड्स के साथ में परसेंटेज कैरेक्टर और परसेंट पी कैरेक्टर कितना होता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, ये किसी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो आप लोग हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको इतना डीप में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ ये कॉस थीटा है -s/p। अब ये जो है हम लोग बता सकते हैं, सिंस हमारे पास में हमें ये भी पता है कि p प्लस एस की जो वैल्यू होती है वो होती है इक्वलेंटली 1 के, जो कि अपन लोगों ने सेकंड इक्वेशन के अंदर इसको पढ़ा हुआ है कि p प्लस एस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सेकंड इक्वेशन में हमने इसको देखा था। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको दो टाइप से डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास में फर्स्ट टाइप आएगा जैसे कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -s, और p की जगह पे मैं रख सकता हूँ 1 - s। ठीक है, ये मैं रख सकता हूँ। देखिए s की वैल्यू क्या होगी, p इधर चला जाएगा तो 1 - p हो जाएगा। ठीक है, और अगर p को यहाँ रखूँगा तो ये जाके उधर हो जाएगा 1 - s। तो हमने यहाँ पे 1 - s रखा। और वहीं अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो cos थीटा हो जाएगा मेरे लिए s-1 के इक्वलेंट हो जाएगा। और वहीं अगर मैं यहाँ पे दूसरी तरफ रखता हूँ इसको cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 - p डिवाइडेड बाय p, और cos थीटा इज इक्वल्स टू p-1/p मेरे लिए यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं साथ में रख के देखता हूँ तो मेरे लिए क्या वैल्यू आ रही, cos थीटा इज इक्वल्स टू s-1, या मैं कह सकता हूँ p-1/p। अब इसी को मैं नाम दूंगा हमारी फिफ्थ इक्वेशन का। ये हमारे लिए कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारे लिए हो गई फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं अब मान लीजिए कि इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ या इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। देखिए मेजरली क्या होगा कि आप अगर कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप मेजरली परसेंटेज कैरेक्टर के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए अगर हम लोग sp2 और sp3 ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में p के परसेंटेज चेंज होते चले जाते हैं, है ना। लेकिन s क्या होगा, वो 100% के इक्वलेंट में ही वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देखिए p जो है अगर sp है तो उसमें 100 है, sp2 के अंदर वो 200% पे चला जाएगा, sp3 के अंदर वो 300% पे चले जाएगा। लेकिन s की वैल्यू जो है वो हमारे लिए वहाँ पे सिमिलर ही रहने वाली है, यानी कि 100% के बेसिस पे। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस की हेल्प से, तो आप हमेशा याद रखें कि आप s को पहले निकाल लें, और s अगर निकल जाएगा तो डेफिनेटली आप p को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता हूँ तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा को मैंने लिखा था s डिवाइडेड बाय s-1। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ दैट कॉस थीटा s-1 इज इक्वल्स टू s। मतलब मैं क्या किया कि इस s-1 को मैं इधर ले गया। ठीक है, अगली इक्वेशन में मैं अगले उसमें देखूंगा पार्ट में दैट ये कॉस थीटा का मल्टीप्लाई में इन दोनों में करता हूँ, तो मेरे लिए ये हो गया s कॉस थीटा माइनस s इज इक्वल्स टू व्हाट। देखिए s कॉस थीटा, सॉरी
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट रुकिए। एस कॉस थीटा आ गया और कॉस थीटा यहाँ पे भी आ गया, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये इक्वलेंट हो गया एस के। फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं एस को कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी, ये जो कॉस थीटा है ये एस यहाँ पे लिख दिया अपन ने, और ये एस कॉस थीटा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो एस है मैं इसको इधर ले आता हूँ और कॉस थीटा को मैं वापस इधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया हमारा एस कॉस थीटा माइनस एस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर मैं एस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी एस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस वन। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गया हमारे लिए सिक्स्थ इक्वेशन। ये कौन सी हो गई मेरे लिए, ये हो गई मेरी सिक्स्थ इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस वन। ये हो गई मेरी सिक्स्थ इक्वेशन। अगर इसी को मैं परसेंटेज कैरेक्टर के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ परसेंट एस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। और ये मेरे लिए हो गई सेवन्थ इक्वेशन, ये मेरी हो गई सेवन्थ इक्वेशन। ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो गई, सेवन्थ इक्वेशन हो गई। अब एक चीज़ आप ये देखिए कि अगर मैं एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लूँ, ठीक है, और उस पे जो थीटा प्रेजेंट है वो मेरे लिए नोन है, ठीक है, अगर वो थीटा मेरे लिए नोन है तो मैं उससे परसेंटेज कैरेक्टर निकाल सकता हूँ। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास में कोई एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ए, ये हो गया बी और ये हो गया मेरे लिए बी। अब इसका जो थीटा है, ये जो थीटा है इसका अगर मैं एस परसेंटेज निकाल लूँगा या परसेंट एस कैरेक्टर में निकाल लूँगा तो डेफिनेटली मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्सो मैं परसेंट पी कैरेक्टर को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। आ गया समझ में कि अगर मुझे थीटा प्रेजेंट है और थीटा से मैं परसेंटेज वैल्यू निकाल सकता हूँ तो मैं इसी से परसेंट पी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पे देखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस जो कि ये डिफाइन करेंगी कि ऑर्बिटल एनालिसिस किस तरीके से चलेगा अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर और कैसे हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल एनालिसिस, हेडिंग डालें एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल एनालिसिस। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली एप्लीकेशन जो हमारे पास में आ रही है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, नेचर को भी डिटरमाइन करेंगे और उसका टाइप जो है हम उसको भी डिफाइन कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने आपसे बोला कि आप हाइब्रिडाइजेशन लीजिए, ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसी हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एक हो गया हमारे लिए नेचर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे नेचर, ठीक है, और एक साइड में मैं लिख देता हूँ टाइप। ठीक है, एक साइड मैंने लिखा नेचर और एक साइड मैंने लिखा टाइप। अब ये जो नेचर होता है वो कितने टाइप का होता है, अब नेचर जो है हमारे पास में 3 टाइप का देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास नेचर के लिए दैट इज़ आइडियल नेचर। कैसा, आइडियल नेचर, जो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा जो नेचर आता है मेरे पास में दैट इज़ नॉन आइडियल, ये हो गया आपका नॉन आइडियल नेचर हो गया, जिसको आप लोग फ्रैक्शनल नेचर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल नेचर भी कह सकते हैं। तीसरा जो नेचर है हमारे पास में दैट इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड, यानी कि वो आइडियल भी नहीं है, वो नॉन आइडियल भी नहीं है, वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अभी अगर अनहाइब्रिडाइज्ड है
तो इसको हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए अगर हमें नेचर निकालना है, अगर नेचर निकालना है तो हमें आई की वैल्यू यानी कि आयोटा की वैल्यू जाननी पड़ेगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि आई की वैल्यू क्या है। मान लीजिए अगर मैं आइडियल की बात करता हूँ, आइडियल में जो आई की वैल्यू होगी वो होगी इंटीजर के इक्वलेंट। किसके इक्वलेंट होगी? इंटीजर के इक्वलेंट होगी। और इंटीजर में वैल्यू हम लोग 1, 2 और 3 को मानते हैं, बाकी अदर देन कोई वैल्यू आएगी तो वो इंटीजर वैल्यू नहीं कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे नॉन आइडियल के अंदर हम लोग आई की वैल्यू को फ्रैक्शन में भी देख सकते हैं। आई की वैल्यू कैसे देख सकते हैं? फ्रैक्शन में देख सकते हैं, तो वो नॉन आइडियल हो जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर आई की वैल्यू यानी कि जो आयोटा है उसकी वैल्यू कुछ इनसिग्निफिकेंट आ जाती है, कुछ इनसिग्निफिकेंट वैल्यू हमें देखने को मिल जाती है, तो हम लोग बोल देंगे कि वो अनहाइब्रिडाइज्ड नेचर रख रहा है। और ऐसे इनसिग्निफिकेंट वैल्यू वालों को हम लोग नाम से जानते हैं, देट आर ड्रैगोज मॉलिक्यूल। अब ड्रैगोज मॉलिक्यूल का जिक्र मैंने स्टार्टिंग में ही किया था जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपको बताई थी केमिकल बॉन्डिंग में। तो ड्रैगोज मॉलिक्यूल क्या होते हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं टाइप की। अगर हमें टाइप जानना है ना, अगर हमें टाइप जानना है, टाइप होता क्या है? एक्चुअली टाइप से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। टाइप से हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी हाइब्रिडाइजेशन की, कि ऑर्बिटल जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है या इन बिटवीन 1 to 3 है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोगों को आयोटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। और टाइप के लिए हम लोगों को डायरेक्टली एक फॉर्मूला रखना है sp आयोटा। तो जो आयोटा में जो भी वैल्यू आएगी वो उस sp हाइब्रिडाइज की आ जाएगी। यानी कि ये जो अगर हम वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, किस वजह से निकाल पाते हैं? जस्ट ड्यू टू द बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल होगा उसके बेसिस पे हम लोग क्या निकाल पाएंगे? वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हम लोग परसेंटेज के लिए बॉन्ड एंगल देख रहे हैं ना, थीटा, उसी के बेसिस पे हम इसको निकाल लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में समझ के देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास में कैसा आ रहा है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का हमने एक एग्जाम्पल लिया। इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, देखिए कुछ ऐसा होता है। और इनके बीच में ये जो थीटा का एंगल होता है वो होता है आपका 120 डिग्री का। कितना? 120 डिग्री। अब हमें पता है 120 डिग्री का जो एंगल होता है इसका मतलब ये है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। लेकिन हम फिर भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे सीधे आयोटा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आयोटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है भाई, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1 बाय आयोटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? कॉस 120 डिग्री दे रखी है। कॉस 120 डिग्री -1 बाय आयोटा दे रखी है। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में -1/2। और ये हो गया -1/आयोटा। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी 2। अब ये देखिए ये जो 2 है ये कैसी वैल्यू है? ये इंटीजर वैल्यू है। अगर ये इंटीजर वैल्यू है इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडियल हो गया नेचर में। अगर ये आइडियल हो गया नेचर में तो इसका टाइप भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका टाइप हम कैसे देख सकते हैं? टाइप के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है sp आयोटा। और आयोटा की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा sp2। और हमें पता है 120 डिग्री का एंगल रखने वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए देखिए ये तो हमने निकाल लिया आइडियल। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नॉन आइडियल कैसे होते हैं। नॉन आइडियल कैसे होते हैं अब आप देखिएगा ज़रा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूँ। ये हो गया मेरा एग्जांपल नंबर सेकंड। आप इसमें देखिए मैं लेता हूँ NO2 मॉलिक्यूल और हमें पता है NO2 रेडिकल बेस पे होता है। तो NO2 का अगर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो N डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन और ये रेडिकल हमारे पास में ऊपर आ गया। ठीक है, इनके बीच का ये जो एंगल होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 134 समथिंग कुछ होता है। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 135 डिग्री लेके चल रहा हूँ। ये हो गया मेरे पास 135 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आयोटा की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। देखिए तो आयोटा की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन आयोटा। यहाँ पे वैल्यू रखूँगा कॉस थीटा, सॉरी
थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा, थीटा की वैल्यू आएगी मेरे पास 135 डिग्री इज इक्वल्स टू -1/आयोटा। कॉस 135 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास में -1/√2 की वैल्यू आएगी, और ये होगा -1/आयोटा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आयोटा की वैल्यू मेरे पास में निकल के आएगी अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आयोटा की तो √2 आएगी, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ √2 की वैल्यू को, तो ये हो जाएगी 1.414 मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो अगर आप देखेंगे कि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू कैसी है, फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर है तो ये कैसा हो जाएगा, आपका नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसके टाइप की बात करता हूँ, अब देखिए नॉन आइडियल है, अब हमें ये पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज 120 डिग्री होता है और sp हाइब्रिडाइज 180 डिग्री होता है, यानी कि 120 और 180 के बीच में अगर कोई एंगल दे रखा है तो वो एब्सोल्युटली वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज तो होगा नहीं, और ना ही वो sp हाइब्रिडाइज होगा। तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हमें देखने को मिलेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि आप sp की वैल्यू जो ऊपर आयोटा की वैल्यू दे रखी है उसको रख दीजिए, तो sp 1.414 हमारे पास में इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को यहाँ पे इस पे मिल गई। ठीक है, यानी कि ये sp2 और sp के इन बिटवीन कहीं पे बिलोंग कर रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे हमारी सेकंड एप्लीकेशन की। एक एप्लीकेशन तो हमने समझ ली, अब हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन की। तो हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ %s एंड %p कैरेक्टर इन अ बॉन्ड। एक बॉन्ड में %s कैरेक्टर और %p कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो गया, s डिवाइडेड बाय s-1 के इक्वलेंट हो गया। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि %s कैरेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है, अगर मैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर देखूंगा तो %s कैरेक्टर और %p कैरेक्टर का अगर मैं ऐड करता हूं तो उनका सम आता है 100% का। किसी भी ऑर्बिटल में अगर मैं %s कैरेक्टर और %p कैरेक्टर को ऐड करता हूं, %s कैरेक्टर और %p कैरेक्टर को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास में इसकी वैल्यू 100% आती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे %p कैरेक्टर निकालना है तो मुझे 100% में से माइनस करना पड़ेगा %s कैरेक्टर को। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास में दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो देखिएगा। लेट एज्यूम कि मेरे पास में दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर मेरे पास में सेम सराउंडिंग एटम्स हैं, और दूसरे वाले में मेरे पास में अलग अलग सराउंडिंग एटम्स हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ x, इसका सराउंडिंग एलिमेंट हो गया y, और इसका सराउंडिंग एलिमेंट हो गया z। ठीक है, ये दो तरीके के मेरे पास में अलग अलग मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए हैं। अब देखिए अगर मैं %s कैरेक्टर निकालता हूँ, अगर मैं %s कैरेक्टर निकालता हूँ किसके लिए, ए बी के लिए, तो इसका %s कैरेक्टर मान लीजिए लेट से x आया। अगर %s कैरेक्टर इसका x आया तो इसका भी %s कैरेक्टर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसका %s कैरेक्टर जो है वो a है और इसका %s कैरेक्टर जो है वो b है, लेट से इन दोनों का एवरेज कैसा निकल के आया मेरे पास में, %s कैरेक्टर कितना, n की वैल्यू मैं मान लेता हूँ। तो n मेरे लिए क्या हो गया, n मेरे लिए हो गया a प्लस b का एवरेज। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग दोनों के ही %s कैरेक्टर को निकाल लेंगे। तो %s क्या जो ये सेकंड वाला मॉलिक्यूल बताया है इसके लिए मैं आपसे एक डेरिवेशन भी सॉल्व करूँगा,
और उस डेरिवेशन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग परसेंटेज कैरेक्टर्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल मैंने लिया CH4 के लिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये यहाँ और ये यहाँ पे लगा हुआ है, और इनके बीच का जो थीटा एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे फाइंड आउट करके दीजिए %s और %p कैरेक्टर, %p कैरेक्टर किसमें, CH बॉन्ड के अंदर, CH बॉन्ड में आप मुझे %s कैरेक्टर और %p कैरेक्टर निकाल के दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशन। हमको पता है, हमने क्या बोला था कि मेजरली आप क्या निकालिए, सबसे पहले %s कैरेक्टर निकालिए, उससे आप सारी चीज़ों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो %s निकालना हमें पता है, ये होता है हमारे लिए cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय 100। cos थीटा की वैल्यू आप लोग रख दीजिए, cos थीटा की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ cos 109 डिग्री 28 मिनट्स डिवाइडेड बाय cos 109 डिग्री 28 मिनट्स -1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू को आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो %s कैरेक्टर की वैल्यू जो होगी आपके पास में आएगी अप्रॉक्सीमेटली 25%, ठीक है। 25% आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब जैसे ही आप इसमें 25% निकालते हैं तो हमें पता है कि %s की वैल्यू जब निकल जाएगी तो %p की भी वहाँ पे निकल जाएगी। तो देखिए %p की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, %p कैरेक्टर निकालना है, तो हमें 100 में से 25 को माइनस कर देना है, जो कि आएगा आपका 75%। तो %p कैरेक्टर जो है वो कितना निकल के आएगा हमारे पास में, 75% निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा हमारी तीसरी एप्लीकेशन की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे लोन पेयर का %s और %p कैरेक्टर। अभी तक देखिए हमने बॉन्ड पेयर के अंदर निकाला है, अब हम निकालेंगे लोन पेयर के अंदर। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है कि ये जो s = n = a+b/2 का ये जो क्वेश्चन है, ये मैं इन दी एंड आपको इस वीडियो के करा दूंगा, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। देखिए थर्ड एप्लीकेशन जो है हमारे पास में वो हमसे क्या कह रही है, थर्ड कहती है डिटर्मिनेशन ऑफ %s एंड %p कैरेक्टर, %s एंड %p कैरेक्टर इन लोन पेयर। लोन पेयर में अब आपको जो है %s और %p कैरेक्टर निकालना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, ये A, ये B और ये B, और ऊपर आ गया ये मेरा लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूँ, मान लीजिए कि इनका जो %s कैरेक्टर है वो 22% है, कि क्या निकल के आया ये हमारा %s कैरेक्टर, मैंने एज्यूम किया 22%। तो मुझे बताइए कि ये जो लोन पेयर है इसका %p कैरेक्टर कितना होगा। तो अगर किसी भी सेंट्रल एटम को देखें तो उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल अटैच्ड हैं उनका सम, किसका, %s कैरेक्टर का जो सम होगा, जितने भी ऑर्बिटल इसमें अटैच्ड हैं वो होगा 100% के इक्वल। कितना होगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसका %s कैरेक्टर, इसका %s कैरेक्टर और इसका %s कैरेक्टर जो होगा वो इक्वलेंट किसके होगा, सम और 100% के, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपके सामने रखता हूँ, %s लोन पेयर अगर निकालना है हमें लोन पेयर के लिए, तो हम कह सकते हैं 100 माइनस सब्मिशन ऑफ %s किसके लिए, बॉन्ड एंगल के लिए, जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उस बॉन्डेड ऑर्बिटल है उसके लिए, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ लोन पेयर से। मैंने आपको क्या बोला, मैं इसको लिखवा भी देता हूँ। मान लीजिए इन एनी सेंट्रल एटम sum of
परसेंट एस ऑफ ऑल अटैच्ड ऑर्बिटल, मतलब हमें क्या देखना है, परसेंटेज देखना है जितने भी ऑर्बिटल अटैच्ड है उनका सम जो होगा वो होगा 100% के इक्वलेंट। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो वो देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसी फॉर्मूले के बेस पे। जैसे ऊपर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, दैट इज़ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी और थोड़ा समझने में आसान रहेगा, क्योंकि हम वाटर से भली भांति परिचित हैं। ये जो होता है इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास में कितना होता है वो हम जानते हैं। और साथ ही साथ में अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ डायरेक्टली और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% आ रहा है। ये कितना बोल दिया मैंने आपको, 20% इसमें एस कैरेक्टर आ रहा है। तो ये जो बॉन्डेड परसेंटेज कैरेक्टर का सम अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको अगर हम लोग फॉर्मूले में रखने की कोशिश करेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। परसेंट एस फॉर लोन पेयर इज इक्वल्स टू 100 से मैं माइनस करूँगा सबमिशन परसेंट एस कैरेक्टर। तो अब देखिए इसका अगर 20% है, इसका अगर 20% है तो इसका भी कितना होगा भाई, ये भी होगा आपका 20%। तो इन दोनों का सम निकाल लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 40। और मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो एक ये और एक ये दो, तो ये दो मेरे पास में यहाँ पे आ गए हैं। 100 माइनस 40 करूँगा दैट इज 60 एंड 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30। तो मेरे पास में 30% क्या एस परसेंटेज कैरेक्टर निकल के आ गया लोन पेयर के लिए कितना, 30%। वहीं अगर मैं परसेंट पी कैरेक्टर निकालता हूँ, परसेंट पी कैरेक्टर फॉर द लोन पेयर, तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 100 माइनस 30 दैट इज़ द 70%। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी माइंड में। ठीक है, चलिए अब वो जो एक्स वाई जेड वाला जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल था उसके बेसिस पे आपसे मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ जिसके अंदर लोन पेयर भी इंक्लूड होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हमसे कहता है हमारे पास में एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ए बी और सी, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 104.5 डिग्री। ठीक है, 104.5 डिग्री है। और इसी के साथ में मेरे पास में यहाँ दो लोन पेयर भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये जो दो लोन पेयर मेरे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है इसकी भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशंस कैसी दे रखी हैं कि परसेंट एस जो है किसका, ए बी बॉन्ड का, और डिवाइडेड बाय परसेंट एस जो है किसका, ए सी का, वो इक्वलेंट है 3 के। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट पहली चीज़ उन्होंने हमसे बोल दी परसेंट एस निकालिए किसके लिए, ए बी के लिए। ए बी के लिए आप परसेंट एस कैरेक्टर निकालिए। सेकंड उन्होंने बोला परसेंट पी कैरेक्टर निकालिए ए और सी के लिए। और तीसरा उन्होंने बोला परसेंट एस निकालिए आप लोन पेयर एंड परसेंट पी निकालिए फॉर लोन पे। ठीक है, ये कितना होगा, तो देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, हमेशा आप परसेंट एस की वैल्यू निकालिए। तो परसेंट एस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो आप यहाँ पे रखेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू आप रखेंगे 104.5 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल करा रखी है। और यहाँ लिखेंगे कॉस 104.5 डिग्री माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसका 100 से। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में परसेंटेज कैरेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 20%। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो 20% निकला है,
मेरे पास में इस मॉलिक्यूल अगर ये दोनों सेम होते, अगर ये दोनों सेम होते तो मैं इसको भी 20 मान लेता और इसको भी 20 मान लेता, लेकिन ये दोनों अलग हैं, मतलब इनके अंदर जो परसेंटेज कैरेक्टर हैं उसका जो एवरेज मेरे पास में निकल के आया है वो 20% है, यानी कि किसी में 20% से ज़्यादा होगा, किसी में 20% से कम होगा, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज को हमने एन के इक्वलेंट रखा था और एन के इक्वलेंट होता है ए प्लस बी का जो एवरेज होगा वो एन की वैल्यू आती है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे जो बी मॉलिक्यूल है और जो सी सॉरी बी वाला जो एटम है और सी वाला जो एटम है, इनके परसेंटेज का जो सम निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा, वही एन की वैल्यू निकल के आएगी। तो आप देख लीजिए कि मानिए कि अगर ये परसेंटेज मेरे पास में 20% निकला है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, और मान लीजिए कि लेट परसेंटेज कैरेक्टर ए बी के लिए हमारे पास में x है। मैंने इसको क्या माना है, इसको मैं मानता हूँ x, इसको मैं मानूंगा x और इसको मैं मान रहा हूँ y। ठीक है, इसको मैं माना x। तो ए बी के लिए मेरे पास में, सॉरी इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए y है। तो ए बी के लिए वैल्यू मैंने लिख दी है x। और वहीं मैं आपसे बोलता हूँ कि परसेंटेज कैरेक्टर मुझे देखना है ए सी के लिए, तो मैं इसको कंसिडर कर लूँगा एज अ y। और मुझे ये बोल रखा है कि x प्लस वाई का जो एवरेज होगा वो है मेरे पास में 20, जो कि हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया परसेंटेज करेक्ट 20%। तो x प्लस वाई का जो एवरेज होगा वो मेरे पास 20 होगा, जिसको मैं सेकंड इक्वेशन का नाम देता हूँ। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक हिंट दे रखी है क्वेश्चन में, और वो उन्होंने ये बोल रखा है कि परसेंट एस फॉर ए बी डिवाइडेड बाय परसेंट एस फॉर ए सी इज इक्वल्स टू 3 होता है। और हम ये जानते हैं कि जो परसेंटेज ए बी है जिसको हम लोगों ने x माना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x, और परसेंटेज ए सी जिसको हमने y माना है मैं यहाँ लिख दूंगा y, और इसका सम कितना हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी मेरे पास में 3y। अब इस 3y की वैल्यू को मैं इस x के अंदर पुट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो वैल्यू आई है मेरे पास में दैट इज़ द थर्ड इक्वेशन। इसी इक्वेशन को मैं सेकंड में पुट करूंगा। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड वी नो दैट 3y प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 20। और इसी को अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे लिए हो जाएगा 4y, दैट इज़ 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। तो मेरे पास में जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10। ठीक है, अब y की वैल्यू जब मेरे पास में 10 निकल गई है तो मैं x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लूँगा। अगर ये y इज इक्वल्स टू 10% निकल के आया है तो x की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास में 20। अगर मैं इसमें वैल्यू को पुट करता हूँ तो x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 20, और इसी को अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 30% निकल के आ जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू मेरे पास में 30 आ गई और y की वैल्यू मेरे पास में 10% है। तो क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं, देखिए x की वैल्यू मेरे पास में आई है 30%, x की वैल्यू एस परसेंट के लिए 30% आई है, और y में एस परसेंट की वैल्यू आई है 10% की। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो ए सी था जिसको हमने y माना था, इसमें एस परसेंट की वैल्यू क्या आई 10%, और यहाँ पे जो ए बी है जिसको हम लोगों ने x माना था, इसमें वैल्यू आई है 30%। तो आपसे बोला था परसेंटेज काउंट कीजिए ए बी के लिए, ए बी का परसेंटेज हमें पता लग गया है, ये दैट इज़ द 30%। और वहीं अगर आपसे बोलूँ कि यहाँ पे परसेंट पी ऑफ ए सी बताना है, अब देखिए यहाँ पे तो हमने परसेंट एस निकाला है, परसेंट पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
100 में से परसेंट एस को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे परसेंट पी कैरेक्टर कितना निकल के आया हमारे पास में 90%। अब देखिए इन्होंने हमसे बोला परसेंट एस निकालिए लोन पेयर का। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर 10% है, यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर 30% है, टोटल मिला के हो गया 40%। तो बचा हुआ जो एस परसेंटेज कैरेक्टर होगा वो लोन पेयर में कितना होगा, दैट इज़ द 60%। ठीक है, अब 60% जो आया, ये जो 60% आया इन दोनों के अंदर आया होगा, तो किसी एक में कितना हमारे पास में परसेंटेज कैरेक्टर होगा उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको जो परसेंट एस का फॉर्मूला बताया था, परसेंट एस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस सबमिशन ऑफ परसेंट एस ऑफ बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में, ये हो गया परसेंट एस इज इक्वल्स टू हमारे पास में 30%, यानी कि एक लोन पेयर पे 30% जो है एस कैरेक्टर आ गए हैं। तो आप क्वेश्चन में चलें तो परसेंट एस कैरेक्टर लोन पेयर के लिए हमारे पास में आ गए 30%। सिमिलरली अगर लोन पेयर के लिए हम लोग परसेंट पी कैरेक्टर निकालेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा 70%। तो इसी तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगर आपको एप्लीकेशंस पता होंगे और एप्लीकेशंस में जो डिराइव फार्मूलेज हैं, जो रिलेशंस आपको बता रखी हैं, अगर उसके बारे में आपको जानकारी होगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज़ ये कैलकुलेशन मैथमेटिकली है तो थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना भी पड़ता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम लोग स्टेरिक एनालिसिस और उसके बाद में ड्रैगो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते जाएंगे। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।